यहाँ पर आपको आगाह करें, नस्ला टावर खाली करने के लिए मकीनों को दी गई मोहलत ख़त्म हो चुकी है। नस्ला टावर के रिहायशियों की जानिब से सामान की मुंतकली का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते अपने नुमाइंदा दानियाल सदीकी से। दानियाल, आगाह कीजिएगा, क्या पेशरफ सामने आई है? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में नस्ला टावर को खाली करने की मोहलत अब ख़त्म हो चुका। हाल कुछ लोग हैं जो मुंतकिल नहीं हो सके हैं, जबकि दर्जन भर से ज़ायद जो फैमिलीज़ थी उन्होंने अपना बंदोबस्त जो है वो दूसरी जगहों पर जो साजो सामान है वो उन्होंने मुंतकिल कर लिया है। अगर हम बात करें नस्ला टावर की, तो सुप्रीम कोर्ट अहकामात की रोशनी में नस्ला टावर के रिहायशियों को ये अहकामात दिए गए थे कि वो 27 अक्टूबर की रात 12 बजे से पहले जो है ये नस्ला टावर खाली कर दें। ताहम ज़िला इंतज़ामिया ने इस बात को यकीनी बनाने की भी कोर्ट ने जो है वो अहकामात जारी किए गए थे कि 12 बजे से कबल जो है वो नस्ला टावर खाली कर दिया जाए। ताहम इस वक्त 12 से ज़ायद का वक्त जो है जो हो चुका है। ताहम नस्ला टावर के रिहायशी अब भी जो है बहुत सी फैमिलीज़ अपने फ्लैट्स के अंदर मौजूद हैं। ज़िला इंतज़ामिया हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती। ताहम यहाँ पर जो रिहायशी हैं उनसे हमारी बात, उनका कहना है कि इतनी कम मुद्दत के अंदर दूसरी जगह के ऊपर मुंतकिल हो जाना, उसका बंदोबस्त कर लेना उनके लिए इंतहाई जो है वो मुश्किल उनको इसमें दिक्कत पेश आ रही है। लिहाजा उन्होंने अदालत से मुतालबा भी किया है कि ये जो खाली करने की मोहलत है इसमें मज़ीद जो है वो उनको मोहलत दी जाए दिन का, ताकि वो अपने जो बंदोबस्त जो है अपनी फैमिलीज़ का वो किसी दूसरी जगह के ऊपर कर सकें। जी अच्छा दानियाल, आगाह कीजिएगा, जिस तरह आप आगाह करें कि वहाँ पर अभी भी ताहाल दीगर फैमिलीज़ भी मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक फ्लैट खाली नहीं किए, उनकी जानिब से क्या तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट के जो अहकामात थे सुप्रीम कोर्ट के, उसके मुताबिक जो रिहायशी नस्ला टावर के हैं उनको ये बात बावर करवाई गई थी अदालती हुक्म के ऊपर कि जो नस्ला टावर के जो मालकान हैं उनको जो कंपनसेशन बनती है इन फ्लैट्स की उनको जो है वो दी जाए। ताहम जो रिहायशी हैं उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि पहले उनको कंपनसेशन जो है फ़राहम की जाए, मुतबादिल जो है वो घर फराहम किया जाए, ताकि वो अपने जो फैमिलीज़ हैं उनको दूसरी जगहों के ऊपर, दूसरे मकानात के ऊपर जो है वो मुंतकिल कर सकें। यही मुतालबा जो है सामने आ रहा है। यहाँ पर हमारी रिहायशियों से बात, उनका ये कहना है कि इतनी कलील मुद्दत के अंदर जो है वो किसी दूसरी जगह का जो है बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, वो किस जगह दूसरी जगह पर मुंतकिल हों। लिहाजा उन्होंने अदालत से और इंतज़ामिया से मुतालबा भी किया है कि वो जो ये मोहलत ख़त्म हुई है आज रात 12 बजे, इसमें मज़ीद जो है उनको दिन दरकार है। लिहाजा उन्हें मज़ीद दिन दिए जाएँ ताकि वो किसी दूसरी जगह के ऊपर अपने फैमिलीज़ के हमरा मुंतकिल हो सकें। जी अच्छा दानियाल, आगाह कीजिएगा, आया कि ये जो फैमिलीज़ हैं जो अभी रिहाइश पजीर हैं वो ये फ्लैट खाली नहीं करती, तो इंतज़ामिया की जानिब से क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या तरीक़ा कार अपनाया जाएगा फ्लैट्स को खाली कराने के लिए? ठीक है, सुबह आज दोपहर के अंदर जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्होंने यहाँ पर नस्ला टावर का दौरा किया था। मीडिया नुमाइंदों से उन्होंने गुफ्तगू की तो उनका यही कहना था कि हम कोशिश करेंगे, इंतज़ामिया पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि वो बाहिमी रजामंदी के साथ और मशावरत के साथ जो है रिहायशियों की वो इस मामले को जो है वो बेहतर तरीके से निपटाए और किसी भी जो है वो परेशानी और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचते हुए ये मामला जो है तय पाए जाएँ। ताहम आज रात 12 बजे तक की मोहलत रिहायशियों को दी गई थी कि वो मकानात खाली कर दें और इंतज़ामिया जो है असिस्टेंट कमिश्नर की जो ज़िला इंतज़ामिया है वो इन मकानात को नस्ला टावर को जो है अपनी तहवील में लेगी। ताहम 12 बज चुके हैं और अब तक ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद नहीं है। दर्जन भर से ज़ायद जो नस्ला टावर के रिहायशी हैं वो दीगर मकामात के ऊपर मुंतकिल हो चुके हैं। ताहम कुछ रिहायशी ऐसे हैं जो इस वक्त भी नस्ला टावर के ऊपर अंदर मौजूद हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सदीकी। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक नस्ला टावर गिराने के लिए जदीद डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। देखा जाए दुनिया भर में इमारतें किस तरह गिराई जाती हैं, हमसाया ममालिक बाशमूल भारत में इमारतों को गिराने का तरीक़ाकार देखा जाए, यकीनी बनाया जाए कि नस्ला टावर गिराने के दौरान कोई जानी नुकसान ना हो। नस्ला टावर गिराने का अमल 1 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। नस्ला टावर गिराने के खर्चात मालिक से लिए जाएँ। अगर मालिक रकम ना दे तो रकम को जायदाद से मुंसलिक किया जाए। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर को मिसमार करने से मुतल्लिक अखबार में इश्तिहार शाया करा दिया। अखबार इश्तिहार में कहा गया है कि 15 मंजिला इमारत को मिसमार करने के लिए कंपनियां राब्ता करें। इमारत को धमाके से उड़ाने वाली तजर्बाकार कंपनियों को फोकियत दी जाए।
कंपनियां 3 दिन के अंदर अपनी सिफारिशात कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाएं। आखिर क्या ये नस्ला टावर का मामला शुराए फैसल और शुराए कायदीन के संग पर वाक़ 15 मंजिला इमारत कब और कैसे तामीर हुई और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दिया? मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा हसन अब्बास की इस खुसूसी रिपोर्ट में। कराची गैर कानूनी तामीरात का जंगल है, मगर इस जंगल का बादशाह कौन है ये किसी को भी नहीं मालूम। ये नस्ला टावर की कहानी आखिर है क्या, आए आपको बताते हैं। शारा फैसल और शारा कायदीन के संगम पर वाक़े नस्ला टावर 1950 में 780 गज पर मुश्तमिल प्लॉट नंबर A193 नुसरत अली को अलॉट किया गया। 1957 में शारा फैसल को दोनों इतराफ से चौड़ा करने के लिए 20 फीट जमीन सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को अलॉट की गई। सोसाइटी ने प्लॉट को 264 गज जमीन अलॉट की और 780 गज से नस्ला टावर की जमीन 1044 गज की हो गई। पर राजा का राज जारी रहा। 2010 में प्लॉट मालिक को सोसाइटी ने 77 गज जमीन मजीद अलॉट की। यूं 1121 गज की जमीन नस्ला टावर के नाम हुई। नक्शा पास करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑनरशिप वेरिफिकेशन प्लॉट की, और उन्होंने सोसाइटी ने ऑनरशिप वेरिफिकेशन करके दी है और सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है इसके ऑनरशिप में। तो मैं समझता हूँ कि वो ऑनरशिप में लीज प्लॉट था 780 गज और 341 गज अलॉटमेंट थी और चालान पेमेंट थे, इसलिए लीज़ नहीं हो सकती थी कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और KMC का कोर्ट में केस चल रहा है हाई कोर्ट में, वो डिसाइड होगा तो लीज़ आपको बाकी एरिया की हो सकती है। जब तक लीज़ नहीं होती अब अलॉटमेंट पे पूरा कराची, पूरा डिफेंस, पूरा बाकी एरिया सब अलॉटमेंट पे ही होता है। ट्रांसफ़र पे हम अप्रूवल पे बिल्डिंग बनाते हैं। ये नस्ला टावर का वो गैर कानूनी मुकाम है जहाँ से सर्विस रोड गुजरना था। इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को मिसमार करने का हुक्म दिया है। तकरीबन 60 साल बाद अलॉट की गई जमीन के हिसाब का वक्त आया। 341 गज जमीन सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दी। रिहायशी फ्लैट्स खाली करने का हुक्म सुनाया और कमिश्नर कराची को टावर मिसमार करके रिपोर्ट पेश करने के अहकामात जारी किए। और अब कमिश्नर कराची इमारत मिसमार करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस जमीन को किसने और कैसे अलॉट किया और इस इमारत को बनवाने वाला राजा कौन है, उसको कोई ढूंढने वाला नहीं। नस्ला टावर की कहानी बताती है कि करप्शन के मैदान में कोई राजा रहा है जिसका किया इस इमारत के मकीन भुगत रहे हैं। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा हसन अब्बास। सऊदी अरब की जानिब से इमदाद मिलने के ऐलान पर रुपया तगड़ा और डॉलर कमज़ोर हो गया। एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 49 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपये से भी नीचे आ गया। डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक लग गए। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 49 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपए 174 रुपए के बाद 173 रुपए की सतह से भी नीचे आ गया। एक दिन में तो जैसे सब कुछ पलट गया। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपए 27 पैसे की मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह से गिरकर 172 रुपए 78 पैसे पर बंद हुआ। माशी माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर समेत दीगर करेंसी सस्ती हो गयी। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए 20 पैसे सस्ता होकर 174 रुपए 20 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए सस्ता होकर 202 रुपए 50 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 50 पैसे इजाफे से 241 रुपए 50 पैसे का हो गया। इमारती धर्म 75 पैसे सस्ता होकर 49 रुपए 25 पैसे और सऊदी रियाल 40 पैसे कम होकर 46 रुपए 25 पैसे में फरोख्त होने लगा है। चीनी की सप्लाई मुतासिर होने से 2 हफ्ते में फ़ी किलो चीनी 18 रुपये तक महंगी हो गई। होलसेल मार्केट में फ़ी किलो चीनी की कीमत में 6 रुपये का इजाफा हो गया, तो वहीं चीनी की 100 किलो की बोरी 600 रुपये इजाफे से 11,600 रुपये तक पहुँच गई। चीनी की कीमतें फलक पर पहुंचने लगी। होलसेल मार्केट में फी किलो चीनी 6 रुपए महंगी होकर 116 रुपए तक जा पहुंची, जबकि 100 किलो की बोरी 600 रुपए महंगी होकर 11,600 रुपए की हो गई। चीनी की सप्लाई रुकने की वजह से 2 हफ्ते में फी किलो चीनी 18 रुपए तक बढ़ी। 2 हफ्ते पहले होलसेल में फी किलो चीनी 98 रुपए थी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि चीनी की मद में दी जाने वाली सब्सिडी के मुस्बत असरात अवाम तक पहुँचाने के लिए जरूरी है कि होलसेल डीलर्स को वाफिर मिकदार में चीनी फराहम की जाए। 24 घंटे में 8 रुपए किलो चीनी बढ़ चुकी है। अगर ये मुसलसल चलता रहा तो ऐसा लगता है कि ये 135 तक चली जाएगी। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तजवीज़ दूंगा कि ये होलसेल में
चीनी डीलर को 50 टन 100 टन के हिसाब से दें, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी रोकेंगे और 90 रुपए की लेंगे तो 91 में बेचेंगे। शहरियों का कहना है कि चीनी की कीमतों में कमी लाई जाए। मौजूदा महंगाई की लहर ने पहले ही इनका बुरा हाल कर रखा है। तो इस वक्त अल्लाह आपका भला करे, आसमान पे चढ़ रही है और ये चीनी जो है हमारी सारी बाहर जा रही है। हमें तो बिल्कुल ज़रा बराबर मिल भी नहीं रही और शॉर्ट भी है। जो मिल रही है वो तो आपको पता है 120 से 115 से कम में कहीं नहीं मिल रही। ठीक है, चीनी अभी 60 होनी चाहिए थी, ठीक है, ये तो अभी डबल पे हो गई है। गरीब बंदे की मजदूरी भी नहीं है, बंदे ले भी नहीं सकते, अभी बंदे खुदकुशी कर रहे हैं। ट्रेडर्स की जानिब से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि होलसेल में चीनी 116 रुपए पहुंचने के बाद रिटेल मार्केट में चीनी 125 रुपए तक पहुंच जाएगी। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। 1 नवंबर से मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। मुसाफिरों का कहना है कि हर सहूलत आवाम की पहुंच से दूर करने की कोशिश की जा रही है। ट्रेन का सफ़र बचा था वो भी महंगा कर दिया गया, जो नाकाबिले कबूल है। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम पर हुकूमत का एक और सितम। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। 1 नवंबर से मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10 जबकि फ्री ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा किया गया है। ट्रेन के किरायों में इजाफे से आवाम शदीद परेशान है। मुसाफिर कहते हैं बसों में अंदरूने मुल्क सफर महंगा होने की वजह से ट्रेन का सफर करते हैं। अब ट्रेन के किरायों में भी इजाफा होगा तो गरीब कहाँ जाएगा। आजकल हालात वैसे ही बहुत खराब है, कारोबार है ही नहीं, मुल्क में लोग बेरोजगार हो चुके हैं, खाने को पैसा नहीं है तो और पेट्रोल वैसे ही महंगा होता है और ट्रेनों में और सफ़र, तो लोग क्या करेंगे। एक आखिरकार ट्रेन ही बचती जब सफ़र करेंगे, अब उससे भी गए। मुसाफिरों ने हुकूमत से फैसले पर नज़रसानी की अपील भी की है। कैमरामैन इमरान खान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का अहम इजलास कमेटी की चेयरपर्सन फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में पुलिस की कारकर्दगी और जुराइम के सदेबाब समेत अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब, सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला, कासिम सिराज सोमरो, एडवोकेट ज़िया, MPAs मनूर वसान, शमी मुमताज़, सोराब सरकी, राजा रजाक और दीगर ने शिरकत की। वेलकम बैक। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स ऑनर्स ऑयल एंड गुड्स एसोसिएशन की जानिब से 3 रोज़ से जारी एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। मुतालिबात पूरे नहीं किए गए तो जल्द ऑयल टर्मिनल जुल्फ़िकारबाद मलीर पर एहतजाज के लिए ऐलान किया जाएगा। एहतजाज हब रिवर रोड पर डीज़ल की कीमतों में इजाफा और हर 15 रोज़ के बाद फ्यूल की कीमतों में रद्दोबदल के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला हल न हो सका। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ओनर्स एंड ऑयल गुड्स एसोसिएशन की जानिब से हब रिवर रोड पर 3 रोज से जारी एहतजाज खत्म कर दिया गया। एहतजाज के मौके पर चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर ओनर ऑयल एंड गुड्स एसोसिएशन नूर मोहम्मद शेवानी का कहना था कि डीजल की कीमतों में इजाफा और हर 15 रोज के बाद फ्यूल की कीमतों में रद्दोबदल किसी सूरत कबूल नहीं। डीजल की महंगाई ने ट्रांसपोर्ट की कमर तोड़ दी है। ये मरकजी हुकूमत ये छूट नहीं देना चाहता है। हम उससे गुजारिश करते हैं मरकजी हुकूमत से, खुदा पाकिस्तानी अवाम पर रहम करो, ट्रांसपोर्ट रहम करो। ये जो आपने 60% टैक्स लगाया है डीजल पर, पेट्रोल, इसको कम करो। लीगल एडवाइजर एसोसिएशन एडवोकेट नईम हैदर का कहना था कि डीजल की बढ़ती कीमतों से कारोबार करना मुश्किल हो गया। डीजल की कीमत वापस की जाए और ट्रांसपोर्टर्स को रोजगार करने दिया जाए। अगर हमारे साथ यही नारवा सलूक रखा गया तो हम ट्रांसपोर्टर्स मजबूरन एक वक्त ऐसा आएगा कि हम मुकम्मल तौर पर हड़ताल पर चले जाएंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी करते हुए रोड ब्लॉक और मुल्क भर में ऑयल एंड गुड्स की तरसील को बंद करके एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। कैमरामैन जहांज़ेब अली के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। सिंध हुकूमत का कराची की सड़कों पर नई बसें लाने का ऐलान। सूबाई वज़ीर अवैस कादिर शाह ने चीन और तुर्की से मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अवैस शाह कहते हैं पहले फेज़ में 50 बसें कराची की सड़कों पर लाएंगे। चीन और तुर्की का सिंध हुकूमत से मुआहिदा, 250 बसें सिंध हुकूमत को मुहैया की जाएंगी। इस सिलसिले में कराची के निजी होटल में तकरीब का इनकाद हुआ जिसमें मुआहिदे पर दस्तखत हुए। पहले फेज में कराची की सड़कों पर 50 बसें जबकि दूसरे फेज में 200 बसें कराची और लाड़काना की सड़कों पर होंगी। जिला वस्ती यूपी मोड़ पर बस डिपो कायम किया जाएगा। कराची में पहला रूट 29.5 किलोमीटर पर मुहित होगा। पहले रूट पर मॉडल कॉलोनी से टावर, दूसरा रूट नॉर्थ कराची
कराची से इंडस अस्पताल तक, तीसरा रूट नागन से कोरंगी सिंगर चौरंगी तक होगा। बसों का चौथा रूट मौसमियात से डाकयार्ड तक, पांचवा रूट सुरजानी से बेस मसरूर तक, जबकि छठा रूट औरंगी टाउन गुलशन बिहार से सिंगर चौरंगी तक होगा। सूबाई वजीर ओवैस कादिर शाह कहते हैं दूसरे मरहले में 150 मजीद बसें लाएंगे। 250 बसेज में 15 से 2000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। देखें, अब ये 250 बसेज हैं, इसमें एक अंदाज़ा है कि 15 से 2000 लोग तो इनिशियल इसको जॉब तो मिलेगी, क्योंकि ये मैकेनिकल इसमें डिपार्टमेंट भी है, ड्राइवर्स भी हैं, वैलिडेटर्स भी हैं और ये सारी चीज़ें होंगी। नई बसें आने से कराची में ट्रांसपोर्ट मसाइल हल होने की उम्मीद जागेगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। सिविल एविएशन अथॉरिटी के तहत जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मशकों का इनेकाद किया गया। मशकों में एयरपोर्ट से मुतल्लिक तमाम इदारों ने हिस्सा लिया, जबकि दूसरी जानिब CAA के तहत जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुनक़िदा मशकों के दौरान फर्जी हादसे पर एयरपोर्ट पर मौजूद रेस्क्यू अमले ने हंगामी हालात से निपटने के लिए भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया। मशकों में एयरबस A320 तैयारा इस्तेमाल किया गया। मशकों में CAA समेत ASF और एयरपोर्ट से मुतल्लिक दीगर इदारों ने भी हिस्सा लिया। रेस्क्यू इदारों और तिबी टीमों ने फर्जी हादसे पर फौरी रिस्पॉन्स करते हुए मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाला और ज़ख्मियों को तिबी इमदाद फराहम की। कराची प्रेस क्लब के बाहर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के तहत मुजाहिरा किया गया। कश्मीर के यौम सियाह की मुनासबत से शहर कायद में यूं तो कई मुजाहरे हुए, लेकिन प्रेस क्लब पर होने वाला एहतजाज मुनफरिद था। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ होने वाले मुजाहरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों और इंसानी हुकूक के रहनुमाओं ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि कश्मीरी के हक में आवाज़ भी बुलंद की। बोले कश्मीरी 7 लाख नौजवानों की शहादत के बाद भी पाकिस्तान के साथ हैं। हम जो है वो हर साल 27 अक्टूबर को ये दिन बना के अपनी उस याद को ताज़ा करते हैं और दुनिया से ये एहतजाज, दुनिया तक ये आवाज़ पहुँचाते हैं कि भारत के जबरी कब्जे को वहाँ से खाली कराया जाए। 47 से लेकर आज तक कश्मीरियों को वो हक नहीं मिला। वो इंसानी हकूक की तजलील हो रही है जिसकी कोई निशानदेही नहीं, जिसका कोई निशान नहीं मिलता पूरी दुनिया के अंदर। कश्मीर यकजहती मुजाहरे में ख्यालात का इजहार करते हुए खवातीन ने कहा कि कश्मीर हमारा हिस्सा था, है और रहेगा। हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे और उनके खिलाफ बोलते रहेंगे। जो आज हमने काले गुब्बारे फिजा में उड़ाए हैं वो उसकी निशानी है कि हम उनसे कितनी नफरत और शदीद नफरत करते हैं। मुजाहरे का इख्तिताम पर भारतीय जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ काले गुब्बारे फिजा में छोड़े गए। कैमरामैन फरहान के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। कश्मीर पर भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गई। कश्मीर पर भारतीय गाज़बाना कब्जे को 74 साल बीत गए। भारतीय जुल्म जबर से अब तक लाखों कश्मीरी लुक़मा अजल बन चुके हैं। कश्मीर ब्लैक डे की मुनासबत से शहर कायद के मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ निकाली गईं। पीपल सेक्रेटरीट से सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख की क़यादत में निकाली गई रैली में सरकारी अफसरान, असातिज़ा, तुलबा और शहरियों ने शिरकत की। कश्मीर को कश्मीर बनेगा। रैली में शरीक शुरा का कहना था कि भारत ने कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करते हुए कश्मीर का मसला हल करे। हमारा कश्मीर आज़ाद हो, आज़ादी की ज़िंदगी गुजारें। जैसे हम लोग आज़ाद है अपने मुल्क में, ऐसे कश्मीर भी अपनी ज़िंदगी आराम से अपने मुल्क में गुजारे। कहा जाता है कि जन्नत जो है वो किसी काफिर को नहीं मिलती, तो वो एक शेर में मैं कहती हूँ, यारा ने जहाँ कहते हैं कश्मीर को जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली थी ना मिली है। देर हो चुकी है, इसको बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था इस मसले को। वो हमारा साथ दे रहे हैं, हम उनका हमेशा साथ देंगे। वो हमारा मुल्क का एक हिस्सा है, उसको हमसे जुदा कोई नहीं कर सकता। चाहे कितना ही लहू बहा लो, मोदी कुछ भी कर लो, तुम्हारे कितने भी एजेंट लगा दो, कितनी भी फौज लगा दो, कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और हम लेके रहेंगे। रैली में शरीक तुलबा ने कश्मीर से इजहार यकजहती करते हुए जन्नत नज़ीर वादी की आज़ादी का मुतालबा किया। इतने सारे जानों के नजराने पेश किए हैं, हम चाहते हैं कि वो आज़ाद हो, कश्मीर आज़ाद हो जाए, बस जल्दी से आज़ाद हो जाए ताकि हमारी तरह वो भी रहे। लोगों ने कहा कि अक़वाम आलम की कश्मीर में भारतीय जुल्म के खिलाफ खामोशी सवालिया निशान है। रैलियों और जलसों का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल है।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला मुतासरीन की बहाली से मुतल्लिक 25 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आला का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में नाला मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत अपने वसाइल से कम रकम फराहम करने की हिदायत की है। हुक्मनामे में कहा गया है कि वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए की बंदोबस्त की यकीन दहानी कराई थी। सिंध हुकूमत ने 2 सालों में घर, पानी, बिजली, रोड, सेवरेज का इंतजाम करना है। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात से मुताल्लिक केस में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने हुक्म को कराची भर के रफाई प्लाटों की तफसील पेश करने और खेल के मैदान और पार्क को फौरी असर शक्ल में बहाल करने का हुक्म देते हुए कहा कि बज़ाहिर सिंध KDA, KMC और दीगर मुतल्लिका इंतजामी इदारों का निज़ाम नाकारा हो चुका है। सिंध में ग्रेड 17 से 21 के अफसरान की कमी के मामले पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत से बात करने की भी हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वर्कर सोसाइटी के लॉटियर्स की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज में खवातीन भी मौजूद थीं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस की आमद के मौके पर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वर्कर्स सोसाइटी स्कीम 33 के अलॉटीज की जानिब से एहतजाज किया गया। सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल चन्ना की तस्वीर बैनर्स पर लगाकर इनके खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था एडमिनिस्ट्रेटर इनके प्लॉट्स के 2 नंबर फाइलें बनाकर बेच रहा है। अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो जो है लैंड ग्रैबर है इकबाल हुसैन चन्ना, वो जो है हमारी प्लॉटों की जो है ना हमारी ओरिजिनल प्लॉटों की फाइल जो है ना उसकी 2 नंबर फाइलें बना के बेच रहा है। गैर कानूनी तामीरात हो रही है उसके ऊपर, तो उसके सिलसिले में जो है हम चीफ जस्टिस के पास आए कि मतलब अपनी एप्लीकेशन। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि चीफ जस्टिस इनके प्लॉट्स की मलकियत वापस दिलवाएं। गुज़िश्ता 40 साल से लोग इंसाफ के मुंतजिर हैं। पोस्ट ऑफिस वर्कर सोसाइटी के असल अलॉटीज को इनका हक दिलवाया जाए। साहिल पर फंसने वाले बहरी जहाज हैंग टोंग 77 के मालिक ने जहाज निकालने पर अब तक आने वाले खराजात की रकम शिपिंग एजेंट को फराहम कर दी है। जहाज की रवानगी की तैयारियां भी जारी हैं। जहाज साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल पर एंकर है। सी व्यू पर फंसने वाले बहरी जहाज की रवानगी के लिए अहम पेशरफ। जहाज के मालिक ने अब तक आने वाले अखराजात की रकम शिपिंग एजेंट को फराहम कर दी। जहाज की रवानगी के लिए तैयारियां जारी हैं। जराये का बताना है कि जुमेरात को मुमकिन तौर पर जहाज के वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे। जहाज पर मजमूई तौर पर वाजिबात का तखमीना 2.5 करोड़ रुपए है। जराये के मुताबिक KPT के बर्थ, पोर्ट चार्जेस समेत टग बोट चार्जेस का तखमीना 1 करोड़ 55 लाख रुपए है। पाक बहरिया समेत दीगर महकमों के वाजिबात भी मजमूई रकम का हिस्सा है। वाजिबात की अदायगी के बाद जहाज की रवानगी का NOC मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट से हासिल किया जाएगा। SCPD का जहाज लंगर अंदाज करने का यौमिया किराया 36,000 रुपए है। किराए की यकमुश्त रकम एडवांस की सूरत में अदा की जा चुकी है। जराये के मुताबिक अनुहाश नामी टग बोट को जुमेरात को जहाज खींचने के लिए मंगवाया जा रहा है। NOC जारी होने पर जहाज का 15 रुकनी अमला जहाज से उतर जाएगा। जहाज को टग बोट की मदद से पोर्ट की हदूद से ले जाया जाएगा। पाकिस्तान क्विज सोसाइटी इंटरनेशनल के ज़ेर-ए-एहतमाम सिदरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबला हुआ। जामिअतुल रशीद की टीम ने सबसे ज़्यादा जवाबात देकर पहला नंबर हासिल किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक पर होने वाला ज़हनी आजमाइश का मुकाबला सर आदमजी इंस्टीट्यूट करीमाबाद में मुनक़िद हुआ। कॉलेजेस और जामियात के दरमियान होने वाले इवेंट में शहर की 40 टीमों ने शिरकत की। पहले राउंड में तमाम सवालात के दुरुस्त जवाब देकर 9 टीमों ने दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई किया, जिसमें से 3 टीमें फाइनल में पहुंची। सख्त मुकाबले के बाद जामिअतुल रशीद की शोबा अरबी ने पहली पोजीशन हासिल की। जामिया कराची के शोबा अर्जियात ने दूसरी और सर आदमजी इंस्टीट्यूट ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कामयाबी के बाद फातिह रुकन मोहम्मद नासिर ने फतह का क्रेडिट अपने टीचर्स की तरबियत को करार दिया। इसका सारा जो सहरा है वो हमारे जामिअतुल रशीद और उसके असातिज़ा को जाता है, और ख़ास कर जो JLS है जामिअतुल रशीद लिटरेरी सोसाइटी जो अबूज़र और आसिम चला रहे, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मुकाबले में जजेस के फ़राइज़ सैयदा तहसीन फातिमा, प्रोफेसर अयाज रजा तरमिज़ी और प्रोफेसर सैयद मुख्तदरुद्दीन ने अंजाम दिए। पाकिस्तान क्विज सोसाइटी इंटरनेशनल के वाइस चेयरमैन सैयद जावेद रजा नकवी ने कहा कि इस साल SOPs की पाबंदी में हमने 1 दर्जन से ज़ायद प्रोग्राम कराए हैं। मैं यहाँ ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि चूँकि कोविड की एक वबा फैली हुई है पिछले 1.5-2 साल से, उसके बावजूद भी हमने तमाम तर SOPs को मलूज़ खातिर रखते हुए ये प्रोग्राम हमने इसी तवातुर से किए। सर आदमजी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल प्रोफेसर खावर मजीद ने पाकिस्तान क्विज सोसाइटी इंटरनेशनल की काविशों को सराहा। मेरा ख्याल में बहुत ही खूबसूरत काम कर रही है ये सोसाइटी। इस माशरे में जहाँ पर के एजुकेशन वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हैं
वहाँ पर इसको दोबारा ग्रो करना ये बहुत बड़ा काम है। मैं इनको पूरा क्रेडिट देता हूँ इनको। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी ज़ेबिस यूनिवर्सिटी के डीन और वाइस। ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम में तलबा और तालिबात की भरपूर शिरकत ने यह साबित कर दिया कि आज की नौजवान नस्ल भी मालूमात आमा के प्रोग्राम में दिलचस्पी ले रही है। कैमरामैन हारिस सिद्दीकी के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21।